सबसे पहले हम कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन एंड एसोसिएटेड ड्रग के बारे में समरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से समझेंगे। अब इसको ये क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर सिस्टम, ठीक है? तो ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है एसीएच। एसीएच क्या है? प्राइमरी ट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है? कोलिनर्जिक सिस्टम हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, मतलब उसी को कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। एसीएच एक ऑन टू रिसेप्टर्स, एक एन रिसेप्टर होता है और एक एम रिसेप्टर होता है। एन रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर, एम रिसेप्टर मस्क्यूलनिक रिसेप्टर। अब जो है एसीएच का डिग्रेडेशन कैसे होता है? एसीएच का डिग्रेडेशन होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन एसीएच इन द सिनैप्स टर्मिनेटिंग इट्स इफेक्ट। मतलब जो न्यूरॉन्स में कोई भी नर्व है वो तो मतलब न्यूरॉन से बनता है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनैप्स पाया जाता है, उसी के बीच में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज पाया जाता है, वही क्या करता है? एसीएच का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? अब कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिसेप्टर है टारगेट ऑटोनॉमी ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो भी रिसेप्टर है उसको एन रिसेप्टर बोलते हैं। और मतलब ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये एन रिसेप्टर पाया जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है? और ये इसके कारण क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है एन रिसेप्टर के कारण। पे अगर एसीएच आके बाइंड करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है मस्केरिनिक रिसेप्टर एम रिसेप्टर, वो क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ये हम कहाँ पाया जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और ऑर्गेन्स पे। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स किसके? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऑर्गेन्स पे, ठीक है? इसका इफेक्ट क्या होगा कि एम रिसेप्टर पे अगर एसीएच आके बाइंड करेगा तो इसका इफेक्ट होगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी को ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। और इसका एग्जांपल है जैसे रेस्ट में, और फिर ये रेस्ट में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा? डाइजेशन अच्छा होगा। क्लिनिकल कंडीशन एंड ड्रग मैनेजमेंट। अब देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिजीज है, उस कौन सा डिजीज है? ये है एक ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है? तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये भी टारगेट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स दैट रिसेप्टर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट लीड्स टू फ्यूअर फंक्शनल एसीएच रिसेप्टर कॉजिंग मसल वीकनेस। तो ये क्या होता है? ये जो है हमारा बॉडी जो है इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी बनाएगा किसके अगेंस्ट? एन रिसेप्टर के अगेंस्ट। और इस एन रिसेप्टर पे एसीएच आके बाइंड करता था, और इस रिसेप्टर पे अब कौन बाइंड करेगा? एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा। तो एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो इसके पास एन रिसेप्टर के पास एसीएच न्यूरोट्रांसमीटर नहीं जाएगा, और क्या होगा? हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और उसके कारण क्या होगा? मसल वीक हो जाएगा। अब इसका जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, मसल वीकनेस होगा और टोसिस होगा। टोसिस मींस ड्रॉपिंग आईलिड इज ऑफन द अर्लीस्ट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिम्पटम है किसका? माइस्थेनिया ग्रेविस का, ठीक है? अब आगे देखते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है? इसमें क्या है? occurs due to an excess ACH ACH at the synapse, सही, ठीक है? This can happen if an ACH inhibitor drug is overdose or due to other cause of excessiveness parasympathetic stimulation। कोलिनर्जिक क्राइसिस वो है जिसमें कि एसीएच साइनेप्स पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, नहीं तो किसी भी कारण से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही एक्सेसिव मतलब बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। या फिर हम मतलब एसीएच स्ट्रेस इन्हिबिटर ड्रग, मतलब एसीएच को जो भी खत्म करता है उस ड्रग का ओवरडोज हो जाएगा, तब होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। और कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब सिम्पटम्स हो गया, सिम्पटम्स इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे फॉर मस्कैरिनिक साइड इफेक्ट, मतलब मस्कैरिनिक साइड इफेक्ट्स के कारण क्या हो जाएगा? इसका सिम्पटम जो भी है डबल हो जाएगा। ये डायरिया होगा, यूरिनेशन, मायोसिस में होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, ब्रोंकोस्पाज्म। मतलब इसमें होता है कि एसीएच आपका बढ़ गया। एसीएच क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जितना भी फंक्शन होता है उसको, उसका एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे कि जीआईटी का पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देगा तो उसके कारण डायरिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है? यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो यूरिनेशन ज़्यादा होने लगेगा। पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन सिस्टम का फंक्शन है प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, तो ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करेगा तो उसको मायोसिस बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंकोस्पाज्म करता है, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को कम कर देता है, इमेसिस वोमिटिंग भी हो सकता है, लेक्रेमाइसेशन भी हो सकता है या फिर सलाइवेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे कि आपके पास कोई भी पेशेंट आया और बोला कि हमको मतलब मसल्स वीकनेस है, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? उसको या उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है। तो दिस सेक्शन समराइज द यूज ऑफ acetylcholine stress inhibitors which prevent the breakdown of ACH thereby using its concentration and duration of action in the synapse। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि एसीएच स्ट्रेस एंजाइम का यूज करते हैं, इनहिबिटर का यूज करते हैं। तो एसीएच ई क्या करता है? एसीएच ई क्या करता है? साइनेप्स पे जो है एसीएच को मतलब तोड़ने का काम करता है। स्ट्रेस तो एक एंजाइम होता है, वो किसी भी चीज को तोड़ने का ही काम करेगा। तो वहाँ पे साइनेप्स पे वो क्या क्या करेगा? एसीएच को तोड़ने का काम करता है। तो हम इसी एंजाइम का इनहिबिटर, इसी एंजाइम को मार देंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे एसीएच को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे एसीएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और वहाँ पे उसका एक्शन भी बहुत ज़्यादा जो समय तक होने लगेगा। तो इसमें
अब क्या करते हैं एसीएच स्ट्रेस इन्हिबिटर इन मास्थेनिया ग्रेविस में 2 मतलब एक लेते हैं, एक इड्रोफोनियम हो गया, एक नियोस्टिग्मीन है, मतलब ये एसीएच स्ट्रेस इन्हिबिटर है दोनों, ठीक है? इसको याद रखेंगे। तो ये इन्हिबिटर तो है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा एसीएच अमाउंट में बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोलिनर्जिक्स हो जाएगा। ये दोनों है एसीएच स्ट्रेस इन्हिबिटर और कोलिनर्जिक्स, ठीक है? अब देखिए इड्रोफोनियम का एक्शन सॉफ्ट एक्टिंग एसीएच इन्हिबिटर है, ठीक है? यूज़ होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस। हेलो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस मतलब इसको हम डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं और इस यूज़ डायग्नोसिस फॉर इस क्या बोलेंगे टेंसिलोन टेस्ट बोलेंगे। अब ये जो है इसका प्रिंसिपल है इफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इट कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस, ठीक है? अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन सही होने लगेगा इब्रोफोनियम देने पे तो समझेंगे उसको मास्थेनिया ग्रेविस था। नियोस्टिग्मिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग एसीएच ई इन्हिबिटर स्ट्रेस इन्हिबिटर है नियोस्टिग्मिन पहले तो, उसके बाद ये बहुत लॉन्ग एक्टिंग है मतलब लंबे समय तक ये काम करेगा। अब ये इसका यूज़ है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस, मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग है इसीलिए इसको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे और ये इड्रोफोनियम है शॉर्ट एक्टिंग इसीलिए इसको हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमको कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया तो उस वहाँ पे तो एसीएच पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा एसीएच बढ़ा बढ़ा हुआ है, अगर ये शॉर्ट एक्टिंग नहीं रहेगा, ये लॉन्ग एक्टिंग रहेगा तो एसीएच तो बहुत ही मतलब लॉन्ग समय के लिए बढ़ा हुआ रहेगा। हमारा भी जितना भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो सब क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, हो सकता है पेशेंट डी भी कर जाए, ठीक है? अब देखते हैं टेंसिलॉन टेस्ट लॉजिक इफ इड्रोफोनियम देंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा इंप्रूव हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा मास्थेनिया ग्रेविस है और क्या है एसीएच लो है, वो उससे क्या हो जाएगा वास्ट द प्रॉब्लम एसीएच लो है और यही इसका कारण है। अब अगर इड्रोफोनियम देंगे अगर मसल वीकनेस और बढ़ जाएगा, ठीक ठीक है, तो क्या हम करेंगे समझ जाएंगे कि इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एसीएच है, तो ये यहाँ पे इसका कारण है एसीएच ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह हम टेंसिलॉन टेस्ट में के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मास्थेनिया ग्रेविस में और कोलिनर्जिक क्राइसिस में, जैसे मास्थेनिया ग्रेविस में डिफरेंशिएट करेंगे और कोलिनर्जिक क्राइसिस में टेंसिलॉन टेस्ट के हेल्प से। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ड्रग्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर पर बाइंड करके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो हम जब पहले से पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम होता है, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है, जैसे चलना-फिरना, हाथ ऊपर उठाना, हाथ नीचे घुमाना, ये सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम होता है और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जैसे कि कोई क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम हो गया, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन, ये सब मतलब लंग्स का फंक्शन, स्टोमक, कोई भी ऑर्गन का फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वो बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है। किसके थ्रू करती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से ये करती है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है 2 टाइप का होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन-सा मतलब न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जब न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन एड्रेनालिन और एड्रेनालिन और डोपामिन ये रिलीज होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर एसीएच एसिटाइल कोलिन काम करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगेगा। ये हो गया। अब हम जानते हैं जैसे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा किस कंडीशन में एक्टिव होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा जो है वो होता है फियर के कंडीशन में, फियर या फिर कोई स्ट्रेस। तो फियर और स्ट्रेस क्या होता है ये मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है? हर बॉडी का हर एक वो कंडीशन जो बॉडी को आदत नहीं होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है? जैसे कि हमारे पीछे कोई कुत्ता भाग गया तो हम उस समय हम भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, तो क्या होगा हमारा उस समय हार्ट बीट बढ़ जाएगा सिंपैथेटिक में, मतलब उस समय तो स्ट्रेस ही हुआ ना, भागना तो हमारे बॉडी का मतलब रेगुलर कार्य में नहीं आता है, तो उस समय क्या होगा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, जब बीपी इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और क्या उसके बाद क्या हो जाएगा उस समय स्वेटिंग भी ज़्यादा होने लगेगा, उसके बाद क्या होगा सलाइवा मुँह सूखने लगता है, जब डर लगता है तो क्या होता है मुँह सूखने लगता है, प्यास लगने लगता है। उसके बाद क्या हो जाएगा कहीं कुछ बढ़ेगा तो कहीं कुछ कम होगा। तो मतलब जब स्ट्रेस आएगा तो ये सब हमारे बॉडी में दिखता है, ठीक है ज़्यादा। उसके बाद उसमें क्या होगा कि जो भी ब्लड सप्लाई है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास कम जाने लगता है, तो क्या होगा उस समय यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और पेरिस्टाल्सिस भी कम हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब होता है? जब हम लोग रेस्ट करते हैं, मतलब कि रात में जब हम रेस्ट करते हैं तो उस समय एसिटाइल कोलिन का न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज होता है और उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या होगा हमारा हार्ट रेट कम होगा और बीपी कम होगा तो वेसल्स डायलेट होंगे और स्वेटिंग भी कम हो जाएगा, सलाइवा रात में जब हम सोते हैं तो सुबह सुबह देखते हैं मुंह से ऐसे लार बाहर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा क्या सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और क्या होगा यूरिन यूरिन आउटपुट भी बढ़ाएगा और रात में जब रेस्ट करते हैं तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होता है और पेरिस्टाल्सिस भी उस समय इंक्रीज होगा, जब पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगा तो डाइजेशन भी रात में अच्छे से होता है, ठीक है? अब देखते हैं
में ब्रोंकस, ब्रोंकस क्या होगा, जैसे हम भागते हैं स्ट्रेस में, तो उस समय तो हमको ऑक्सीजन का ज़्यादा डिमांड होगा, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा डिमांड होगा तो ब्रोंकस क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। जब ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा, उसके बाद जब हम किसी अंधेरे में जाते हैं, मतलब डर डर रहता है कि कोई चीज़ मतलब कुछ हम लोग के सामने ना आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, उस स्ट्रेस में क्या होता है, प्यूपिल का डायलेशन होगा ताकि हमारे आँख में ज़्यादा रोशनी जाए और हम कोई भी चीज़ अच्छे से देख पाएँ। तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अब ये है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ड्रग जो है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो वर्क करता है, उसको मतलब हम उस ड्रग को हम नेमिंग किए हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वही यहाँ पे बताया गया। तो ड्रग विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे मतलब डी छूट गया है, एड्रीनर्जिक्स होगा, ADRE, एड्रीनर्जिक्स। तो यहाँ पे आप डी ऐड कर लेंगे, AD ADRENERGICS, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन एक्टिवेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन, तो एड्रीनलिन करता है, तो उसी से हम एड्रीनर्जिक्स बोलते हैं उसको। और ड्रग विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेगा, उसको बोलते हैं सिम्पैथोलाइटिक। लाइटिक आया है लाइसिस से, लाइसिस मीन्स होता है किसी चीज़ को खत्म करना या मारना, तो इसीलिए इसमें सिम्पैथोलाइटिक्स बोलते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, ड्रग विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ड्रग होता है उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक्स। ठीक है, कोलिनर्जिक्स क्यों बोलते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज होता है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो एसिटाइल कोलिन से कोलिनर्जिक्स मतलब हम बोल सकते हैं इसको। ड्रग विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो है कोलिनर्जिक्स ड्रग क्या करता है, कोलिनर्जिक्स जो भी ड्रग है उसको जब हम खाएंगे तो क्या होगा, वो एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर है उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। जब एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करेगा, तो एसिटाइल क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये जब हम हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट किस न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होता है, एसीएच एसिटाइल कोलिन के हेल्प से होता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना तो हमारे बस में है, तो वो किसके अंडर में काम करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और जो है और मतलब जब मतलब एसीएच एक और कहाँ क्या बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब तो इसे हम समझ सकते हैं कि एसीएच का कितना रिसेप्टर होता है, दो रिसेप्टर, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे होता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं एन रिसेप्टर, एन रिसेप्टर को बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं एम रिसेप्टर। एम रिसेप्टर को हम मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये एन रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे ही ये आपको एन रिसेप्टर पाया जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और एम रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा, किसी भी ऑर्गेन्स में, और उस ऑर्गेन पे बाइंड करके क्या करेगा, उसका उस ऑर्गेन का एक्टिविटी को, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए एक बीमारी होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस होता है तो वो कौन सा डिजीज है, सबसे पहले वो तो ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब क्या होता है, फॉरेन बॉडी जो भी हमारे बॉडी में आता है एंटीजन, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसी एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये तो हमारे बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट हो जाता है कि वो कभी कभी हमारे खुद के सेल्स को, रिसेप्टर्स को मारने के लिए एंटीबॉडी वो बनाने लगता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंड रिसेप्टर्स के अगेंस्ट क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाने लगता है, तो ये क्या हो गया, और ये क्या होता है, माइस्थेनिया माइस्थेनिया ग्रेविस में अर्लीस्ट सिम्टम्स होता है टोसिस, मतलब जब भी हम आँख के पलक को नीचे गिराते हैं तो वो रिलैक्स होता है, और जब उठाते हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। जब माइस्थेनिया ग्रेविस रहेगा ना, तो हम अपना आँख के पलक को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, तो उसी को बोलते हैं बार बार आईलिड्स गिरेगा, नीचे गिरेगा, ऊपर होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, तो इसी को बोलते हैं टोसिस। अब क्या बोलते हैं, एक एंजाइम होता है साइनेप्स में, साइनेप्स में प्रेजेंट होता है एसीएच स्ट्रेज, मतलब एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। स्ट्रेज मीन्स होता है एंजाइम, एंजाइम में जो कि तोड़ता है, एंजाइम किसको तोड़ता है, एसिटाइल कोलिन को, और वो प्रेजेंट रहता है सिनेप्स में। और ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज ब्रेक डाउन द एसीएच, एसीएच को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। अब ये एक टर्म है कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, इसको हम समझते हैं आगे के वीडियो में। अब हम जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा क्या कंप्लेन लेके, कि मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल वीकनेस हो रहा है, टोसिस हो रहा है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में दो बीमारी समझेंगे, या तो उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, या तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि एसीएच बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन कोलिनर्जिक क्राइसिस, क्राइसिस में जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्राइसिस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होगा, कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ रहता है। तो इस दोनों को, इसमें क्या है, इस दोनों को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट हम लोग करते हैं, कौन सा टेस्ट, तो वो हो गया टेंसिलोन टेस्ट।
इसको डायग्नोसिस के लिए हम लोग कैंसिलॉन टेस्ट करते हैं। उसमें कौन-सा मतलब ड्रग यूज़ करते हैं? इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम क्या है? कोलिनर्जिक्स। ये क्या करता है? इड्रोफोनियम कोलिनर्जिक्स है, तो एसीएच को क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। तो ये कैसे इंक्रीज़ करेगा? तो एसीएच स्ट्रेस जो है, इसको इनहिबिट करके ये क्या, जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो एसीएच ऑब्वियसली साइनैप्स में बढ़ेगा। तो क्या हो गया ये? हम लोग इड्रोफोनियम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम इसको इड्रोफोनियम देंगे तो क्या होगा कि हम ये तो क्या करेगा, एसीएच को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे जो माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिम्पटम्स धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन जहाँ पे क्राइसिस है, वहाँ तो ऑलरेडी एसीएच पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर हम इड्रोफोनियम वहाँ पे दिए तो क्या होगा, एसीएच और क्या हो जाएगा, और अधिक बढ़ जाएगा। तो एसीएच बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि एसीएच बढ़ने पे वो जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करने लगेगा, और क्या होगा, उसके कारण हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उसके फंक्शंस को ये डिक्रीज, जैसे हार्ट रेट लो करने लगेगा, ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेगा, पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा होने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, सलाइवेशन ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या होने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। तो हम क्या समझेंगे इस टेस्ट से, कि कौन सा, हम इस टेस्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस है, और इसको क्या हुआ है, या तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ है या माइस्थेनिया ग्रेविस है इसको, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, एट्रोफोनियम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन को बढ़ाता है एसीएच स्ट्रेस को इनहिबिट करके, ठीक है। उसके बाद, लेकिन ये तो शॉर्ट एक्टिंग है, तो ये तो ये भले इससे सिम्टम्स कम हो, लेकिन हम शॉर्ट एक्टिंग है तो हम बार-बार तो पेशेंट को नहीं देंगे एक ही दवा। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा डायग्नोसिस हो जाता है डिजीज़ की, ये क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है या फिर ये क्या है, माइस्थेनिया क्राइसिस, ये कोलिनर्जिक क्राइसिस है। जब ये डायग्नोसिस हो गया तो हम, अगर डायग्नोसिस में माइस्थेनिया ग्रेविस आया तो हम उस समय उसको नियोस्टिगमिन देंगे। नियोस्टिगमिन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ठीक है। ये लंबे समय तक एसीएच को बनाए रहता है, और एसीएच स्ट्रेस को वो इनहिबिट करके रखता है। तो अब यहाँ से हम समझते हैं, जब हमारा मसल रिलैक्स रहेगा तो हमारा एसीएच प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में बैठा रहता है। जब भी हमारा मन करेगा कि हम हाथ को मोड़े या पैर को मोड़े, तो क्या हो जाएगा, सीएनएस से सिग्नल आएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास, तो ये क्या करेगा, एसीएच को सिनेप्स में रिलीज़ करेगा, ठीक है। जब ये रिलीज़ करेगा तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एन रिसेप्टर का क्या बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसीएच एन रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा। जब एन रिसेप्टर पे जैसे बाइंड किया तो हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और यहीं पे साइनेप्स में ही एसीएच स्ट्रेस पाया जाता है, और यही एसीएच स्ट्रेस क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, यही एन रिसेप्टर का जो है ना एंटीबॉडी बन जाता है, एंटीबॉडी बनता है। और ये जो है एन रिसेप्टर बहुत ही जिद्दी रिसेप्टर है, मतलब इसको अगर एक्टिवेट करने के लिए एन रिसेप्टर को अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीएच चाहिए, तो इसको 10 ही चाहिए ना, तो ये 9 में एक्टिवेट होगा ना ये 6 में एक्टिवेट होगा, इसको 10 ही चाहिए, समझ गए। इसीलिए जब मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब जब भी यहाँ पे एंटीबॉडी आएगा और एसीएच रहेगा तो ये दोनों में कंपटीशन चलने लगता है, कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वही एन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। थैंक यू।